हाँ भाई, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक होगा। देखो, इस सीरीज में बीच में रुक गई यार, ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा टॉपिक बचे भी नहीं थे। मेन मेन हम लोगों ने टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं। अब तुम्हारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बचता है, रिलेशन फंक्शन बचता है ना। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में ये ध्यान रखो कि मैट्रिक्स बहुत ही आसान चैप्टर होता है। यहाँ से मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं। गलती नहीं करोगे तो आसानी से मार्क्स आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर में अगर आप जाकर देखोगे कि तो बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं पूछा गया है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से करके जाते हो तो मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मैट्रिक्स का इंट्रो दे देता हूँ। 2-3 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स होती क्या है, देखो जनरली क्या होता है कि नंबर्स को आप एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके जब उसको लिखते हो, और उसको बिग ब्रैकेट से या कभी कभी स्मॉलर से भी, आप पुरानी बुक्स देखोगे तो इस तरह स्मॉल ब्रैकेट से भी उसको क्लोज किया जाता था, या अभी भी बुक्स में कई जगह लिखा मिल जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे ये मैंने इस तरह से एक, ठीक है, ब्रैकेट लगाए और इसके बीच में कुछ नंबर्स लिख दिए, 2, 3, 5, -4, 7, 8, 5, 9, 3। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, मतलब मैट्रिक्स बोलते हैं। यूजफुल चीज भी है। अब इसमें दो चीजें तुमको दिखाई दे रही होंगी। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिनको हम रोज बोलते हैं, और वर्टिकल वाली को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो दिख रहे हैं हमको, ये और ये मेरे कॉलम्स हैं, है ना। और ये जो दिखाई दे रही है ना, ये तीनों, ये तुम्हारी रोज है। ठीक है, यानी हॉरिजेंटली जो नंबर अरेंज करे गए हैं, 2, 3 और 5, ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई। इसी तरीके से ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम हो गया। अब किसी भी मैट्रिक्स का एक चीज पूछा लिया जाता है, कभी कभी सिंपल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ऑर्डर क्या करते हैं, ऑर्डर हमेशा जो होगा, किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होता है m इंटू एन। ये ऑर्डर होता है। m क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, यानी किसमें जितनी रो होंगी, और n होता है तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये m बाई एन ऑर्डर की है। m बाई एन से मेरा मतलब ये है, जैसे यहां पर 3 रो है और 3 कॉलम है, तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हो जाएगी ये, है ना। अगर मान लिया किसी मैट्रिक्स में तुमको 2 रो दिखाई दे रही है, 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, तो 2 बाई 3 हो गई। कहीं 3 रोज दिखाई दे रही है, 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 3 बाई 2 हो गया। क्लियर हो रही बात कि नहीं। ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ स्पेशल तरह की मैट्रिक्स होती हैं जिनको हम लोग एक जैसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में तुम्हें क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम दिखाई देगा और इसके अलावा दूसरा कॉलम नहीं होगा। यानी जिस भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई भी आप लिख लो इस तरीके से, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2, 5, 7। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर m इंटू 1 होगा। कॉलम हमेशा फिक्स होगा, एक ही कॉलम होगा। रोज कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है फिलहाल हमें, 3 रोज है ना, 1, 2, 3। तो m बाई 1 की ये मैट्रिक्स हो गई, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह से किसी मैट्रिक्स में अगर आपको दिखाई दे सिर्फ और सिर्फ एक रो, 2, 5, 7, इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया, जिसमें एक रो दिखाई दे तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें रो फिक्स हो जाती है तो इसको 1/n का ऑर्डर बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम यहां पर फिक्स नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को। ठीक है, इसी तरह से जीरो मैट्रिक्स होती है, या नल मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके हर एक एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स में हर जगह 0, 0, 0, 0 लिखा हो तो उसी को जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब एक चीज होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। जैसे ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। कहीं पर 2/2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो उसको भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद आ जाओ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल ऐसे समझते हो ना, ये जो दिख रहा है तुमको, ये डायगोनल है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट हो, बाकी कोई एलिमेंट ना हो, यानी हो लेकिन जीरो हो। ठीक है, सिर्फ कौन सा एलिमेंट दिखाई दे, यहां पर कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का एक और पार्ट होता है जिसको एक स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स है और हर एक एलिमेंट इक्वल है, जैसे यहां भी 2 हो जाए, यहां भी 2 हो जाए, यहां भी 2 हो जाए, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को, जिसका हर एक एलिमेंट यानी डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, यानी 1, 1, 1, बाकी सारे क्या, 0 दिखाई देंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इक्वालिटी पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी दो मैट्रिक्स इक्वल दी जाती हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ लेता है, ए बी पूछ लेता है। तो इस तरह का करने के लिए देखो क्या होना चाहिए, ए और बी को हम इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स में देता हूं 2 3 7 x इज इक्वल टू वाई 3 8 7, इस तरह से, तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब जो इसका प्लेस दिखाई दे रहा है सेम प्लेस पे यहां पर जो होगा ये दोनों आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये प्लेस जो है सेम प्लेस वाले ये, ठीक है, तो 2 y के बराबर होगा, 3 3 के बराबर है, ये 7 7 के बराबर है, ये x 8 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 8 आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा। कभी कभी सीधा इस तरह से देकर क्वेश्चन पूछ लेता है मैट्रिक्स में, कभी कभी यहाँ पर मान लिया a प्लस बी दे दिया, यहाँ पर भी a माइनस बी दे दिया, यानी दो इक्वेशन बन गए, उसको सॉल्व कर लो फिर निकाल लिया जाता है, ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आ जाता हूं ऑपरेशन पर, आ जाओ। ऑपरेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए, है ना, यानी अगर ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। गड़बड़ से मेरा मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं लेकिन उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। उसके बाद सिंपली करना यह है कि तुम्हें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जैसे मैं दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा मैंने 2 3 5 7, और यहाँ इसको दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करना है 5 3 8 9। तो कुछ नहीं करना है, तो मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी देखो 2 5 से जुड़ जाएगा, 5 8 से जुड़ जाएगा, 3 3 से जुड़ जाएगा, 7 9 से जुड़ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आप सब्ट्रैक्शन करोगे। अब ये कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, तो कम्यूटेटिव देखो उसको बोलते हैं कि जब ऑर्डर बदलने से यानी a प्लस बी और b प्लस ए दोनों बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। तो एडिशन में जनरली कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, तो यहां पर भी फॉलो होगा, ठीक है, यानी दोनों मैट्रिक्स को अगर आप चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में आप जानते हो कि नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में भी अगर नॉर्मल नंबर का भी सब्ट्रैक्शन है तो वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी अगर आप ऑर्डर बदल दोगे, भाई 8 माइनस 2 करोगे 6 आएगा, बट आप 2 माइनस 8 कर दोगे तो माइनस 6 आ जाएगा, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉलो होता है। एसोसिएटिव से मेरा मतलब ये है कि अगर 3 मैट्रिक्स है तो आप कोई भी 2 ऐड करो पहले, उसके बाद तीसरा लाकर ऐड करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। खैर इतना तुमसे पूछता नहीं है ये सारी बातें, बस तुमको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ तुम मल्टीप्लिकेशन पे। अब मेन जो दिक्कत आती है ना कुछ बच्चों को, वो मल्टीप्लिकेशन में आती है, ठीक है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन एक एक दो दो नंबर में पूछेगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी ये है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, यानी अगर दो मैट्रिक्स हैं, एक है ए और एक है बी, इन दोनों को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, तो ये तभी डिफाइन होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम ये बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, ठीक है, यानी इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के अगर बराबर होगा तो ए इंटू बी या ए बी डिफाइन होगा, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ए बी डिफाइन नहीं होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन उस केस में नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन क्या है, जैसे एडिशन के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं है, ऑर्डर नहीं मैटर करता है, वहां पर ये मैटर करता है कि जो मैट्रिक्स पहले दी हुई है इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स की रोज आपस में बराबर होनी चाहिए। और इसका आंसर कैसे आएगा, जैसे मान लो इसका कॉलम जैसे m इंटू एन, ये इसका ऑर्डर है, तो ये बात तो कंफर्म है कि इसका कॉलम n है तो इसकी रोज भी कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं है। और मान लो अब इसका कॉलम है p, तो जब ये दोनों इंटू करते हैं तो जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा m इंटू या m बाई p। m बाई n की मैट्रिक्स n बाई p से मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब कॉलम और रोज बराबर होंगे, तो जो आंसर आएगा वो m बाई p की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये हम लोग अभी एक बाद मल्टीप्लिकेशन करके उसमें देखेंगे। अब ये मैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूं, अगर किसी नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कराना है
तो आप उस नंबर को ले जाओ, उसके हर एक एलिमेंट से इंटू कर दो। जैसे मान लिया इसमें एक स्केलर क्वांटिटी से इंटू कराना है, स्केलर का मतलब 5 से इंटू कराना है, तो जो आंसर आएगा वो हर एक एलिमेंट में 5 से इंटू करने पर आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 25 माइनस 20, 35, 40, ठीक है, इस तरह करने पर आ जाएगा। लेकिन जब मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से इंटू करना है तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और आंसर इस ऑर्डर में आ जाएगा। हम लोग करते क्या है, अभी एक मल्टीप्लिकेशन करके मैं बता देता हूं किस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, तो इसी के जरिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन को सीख लेते हैं। देखो एफ अल्फा ये दे रखा है, प्रूफ करना है कि एफ अल्फा इंटू एफ माइनस बीटा इज इक्वल टू एफ अल्फा माइनस बीटा, यानी जहां पर तुम्हें अल्फा दिखाई दे रहा है वहां पर पहले बीटा रख के एफ माइनस बीटा निकाल लो। एफ अल्फा तो दिया ही हुआ है, तो एफ यानी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, ये हो जाएगा कॉज, ये हो जाएगा माइनस बीटा, ठीक है, यहां माइनस साइन बीटा, जीरो को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, साइन माइनस बीटा, कॉस बीटा, जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अब इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। हमको पता है कि जो कॉस का निगेटिव एंगल हो या कॉस का पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है। तो ये कितना आएगा, कॉस बीटा आएगा। यहां इसको लिखा रहने दो, नहीं सॉरी, यहां पर भी तो माइनस बीटा था, ठीक है, हर जगह जहां जहां अल्फा था वहां माइनस बीटा ही रखना था। अब ठीक है, अब देखो, अब साइन माइनस बीटा को पहले देखो, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, यानी ये माइनस साइन बीटा हो गया और यहां एक माइनस पहले से था, तो सिर्फ साइन बीटा बचेगा, ये जीरो हो गया, यहां पर ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा, ठीक है, और कॉस माइनस बीटा कॉस बीटा के बराबर होता है, बाकी ये 0 0 1 को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो LHS को आप उठाओ वहां से, LHS ये दे रखा है, अब LHS यहां से आप उठाओ, तो LHS यानी F अल्फा, इसको इंटू करना है F माइनस बीटा से। अब देखो क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स उठाओ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, इसको मुझे इंटू कराना है किससे, देखो ये दूसरी वाली यानी F माइनस बीटा से कराना है, इसको उठाकर यहां पर रखो, ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0, साइन बीटा कॉस बीटा 0 0 0 1। ये बात समझ में आ गई? अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आप एक रो को उठाओ और एक एक कॉलम से इंटू करते चले जाओ, ठीक है, यानी फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, पहली रो का पहले कॉलम से इंटू होगा। और कैसे होगा, देखो एक एक एलिमेंट नंबरिंग के हिसाब से, जैसे ये पहली रो है और ये पहला कॉलम है, पहली रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से इंटू करेगा, प्लस इस रो का दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से इंटू करेगा, प्लस इसका तीसरा एलिमेंट इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट से इंटू करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब देखो इस रो का पहला टर्म क्या है, कॉस अल्फा, इस कॉलम का पहला है कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो गया, प्लस अब इसका दूसरा एलिमेंट इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से इंटू करेगा, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और आप देखो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये मेरा एक टर्म निकल कर आया। अब इसी तरह से इस पहली रो को दूसरे कॉलम से इंटू करोगे तो दूसरा एलिमेंट यहां निकल कर आएगा, ठीक है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है, उसके बाद ये इससे हो जाएगा, तो 0 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, एक मिनट, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक, ये हो गया 0, तीसरा एलिमेंट। अब इसके बाद क्या करेंगे, पहली रो को उठाया पहले कॉलम से कर दिया, पहली रो को उठाया दूसरे कॉलम से कर दिया, पहली रो को ही उठाओ तीसरे कॉलम से करो, 0 से इंटू होगा 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं?
फिर माइनस साइन अल्फा 0 से इंटू करेगा 0 आ जाएगा, फिर 0 1 से इंटू करेगा 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी यहां पर हो जाएगा 0। ये पहली रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरी रो में चलते हैं। अब दूसरी रो का ये मेरी दूसरी रो है। अब सेम प्रोसीजर दूसरी रो के साथ रिपीट करेंगे जो पहली रो के साथ किया था। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक। और उसके बाद 0 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब पहली रो से दूसरे कॉलम को करो, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बोलो समझ में आती जा रही है बात कि नहीं? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और इसका एलिमेंट इससे कर जाएगा 0 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा एलिमेंट इंटू करेगा। बोलो तीसरा एलिमेंट, सॉरी, ये तीसरी रो से इंटू होगा, तो साइन अल्फा 0 0 हो जाएगा। कॉस अल्फा, किसको मैं किससे कर रहा हूं? हाँ, तीसरे से सही कर रहा हूं। कॉस अल्फा 0 0 हो जाएगा, और उसके बाद 0 1 से करेगा 0 हो जाएगा, यानी यहां पर फिर से कितना आएगा? 0 आएगा। अब उसके बाद सेम प्रोसीजर आप तीसरी रो के साथ रिपीट करोगे। तो देखो पहला एलिमेंट 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, 1 इंटू 0 0, तो यहां पर 0 हो गया। दूसरी से करो 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो यहां पर भी कितना आ गया? 0। लास्ट में आ जाओ 1 इंटू 0। इसको जब हम तीसरी वाली से करेंगे, नहीं क्या किया है मैंने यार, पहली रो को मैंने पहले कॉलम से कर दिया, दूसरे से अब तीसरे कॉलम से ही तो करना है। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, ये आ गया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलो क्लियर है बिल्कुल? अब क्या करना है? देखो ये आइडेंटिटी है कि नहीं है? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है कि नहीं है? ये याद होना चाहिए तुम्हें पहले से। तो चलो यहीं पे लिखता हूं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या हो गया? कॉस अल्फा माइनस बीटा हो गया। उसके बाद ये आइडेंटिटी देखो, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो ये क्या है? अगर मैं माइनस को बाहर ले लूं तो ये कुछ और नहीं है, साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी है। किसकी है? साइन अल्फा माइनस बीटा। माइनस को बाहर ले लो, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। हालांकि अगर हम ऐसे इसको लिखते तो इसको हम साइन बीटा माइनस अल्फा लिख देते, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, यहां 0 तो 0 ही रहेगा। ये देखो सेम आइडेंटिटी यही वाली है, यहां पर यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसमें क्या फर्क है? जो इसमें निगेटिव था इसमें पॉजिटिव हो गया, यानी ये साइन अल्फा माइनस बीटा ही बनेगा, ठीक है। यहां पर देखो ये सेम आइडेंटिटी है, ये दोनों बिल्कुल सेम चीज है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बनेगा, ठीक है। बाकी 0 0 1 रहने ही वाला है। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा, ठीक है। नीचे यहां पर 1 है, दिखाई नहीं दे रहा, ये नीचे यहां पर क्या है? 1 है, दिख रहा है। अब जब तुम आरएचएस निकालोगे ना, आरएचएस, तो आरएचएस में क्या है? एफ अल्फा माइनस बीटा है, यानी जहां जहां यहां दिख रहा है तुमको अल्फा, वहां वहां अल्फा माइनस बीटा रखना है। आप रखोगे देखोगे वही चीज वापस आ गई। यहां पर कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, यहां पर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। 0 0 इस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहां अल्फा माइनस बीटा और यहां कॉस, देखो मैच हो गया कि नहीं? तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। आप कह दोगे कि ये प्रूव हो गया। क्या बात समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन भी हो गया और मल्टीप्लीकेशन भी तुमको समझ में आ ही गया होगा। इसी तरह से इसमें एक और क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेता है, एक मैट्रिक्स तुमको मान लिया उसने ए दे दिया है, एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, और जैसे ये पूछ लिया उसने ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, प्लस 7a प्लस KI3 इज इक्वल टू ओ। ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, और ए तुमको दे देगा पहले से। तो अब तुमको क्या करना है यार? देखो अगर तुमको ए पता है ना और मल्टीप्लीकेशन तुम सीख गए हो, तो तुमको ए ऑलरेडी पता है। ए पता है तो ए इंटू ए भी निकल आएगा। ए इंटू ए का मतलब क्या है? ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो आप ए स्क्वायर फाइंड कर लेना पहले से। और ए क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर जो यहां से निकालोगे उसमें फिर से ए से इंटू कर देना, तो ए क्यूब आ जाएगा। वो सारी मैट्रिक्स यहां पर लाकर पुट कर देना। ये जो I3 का मतलब समझ रहे हो? I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अगर ये लिखा होता I2 तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 होता, ठीक। ये सारी वैल्यूज यहां पर लाकर पुट कर देना, और जीरो की जगह पे आप क्या करोगे? जो ये नल मैट्रिक्स है ना,
जो ऑर्डर इधर होगा ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स यहां पर आएगी, क्योंकि एडिशन तभी काम करता है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होता है। तो ये देखो सब 3 ऑर्डर का है, तो इधर भी नल मैट्रिक्स आएगी किस ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। उसके बाद कंपेयर करा के सॉल्व कर देना। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये बेसिक हो गया मैट्रिक्स में, इस तरह के क्वेश्चन आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से सीख कर जाना है। डिवीजन वही स्केलर से ही डिवीजन बोलेगा, आप अंदर घुस जाना, डिवाइड कर देना हर एक एलिमेंट को, डिवीजन हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज आता है ट्रांसपोज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो थोड़ा सा इसको और देख लो, बस ये मैट्रिक्स का काम खत्म करते हैं। देखो अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जब आप रोज और कॉलम्स की अदला बदली कर दोगे ना, उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। रोज और कॉलम की अदला बदली का मतलब ये, जैसे मैंने ये लिखा था, अरे यार देखो, जैसे मैंने यहां पर ये एक मैट्रिक्स लिखी, अब इसको आप एक काम करो, रोज और कॉलम की अदला बदली कर दो। जैसे ये रो है 1 -1, इसको बना दो आप कॉलम। ये दूसरी रो है, इसको आप दूसरा कॉलम बना दो। ये तीसरी रो है 3 5, इसको आप क्या करो, ऐसे कॉलम बना दो। तो ये हम लोगों ने क्या किया, अदला बदली कर दी, यानी रोज मेरी कॉलम बन गई और कॉलम मेरे क्या बन गए, रोज बन गए। देखो 1 2 3 कॉलम था, यहाँ 1 2 3 रोज हो गई। -135 यहां पर कॉलम था, -135 यहां पे रोज हो गई। ठीक है, अदला बदली हो गई कि नहीं। 1 -1 रो थी, यहां कॉलम हो गया। 2 3 रो थी, कॉलम हो गया। 3 5 रो थी, कॉलम हो गया। तो जब रोज और कॉलम में अदला बदली कर दी जाए, यानी रोज को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम अपने आप फिर रो बन ही जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको ए डैश, इस तरह से डैश लगाकर, या कभी कभी ऐसे भी लिखा तुम्हें दिख सकता है, ऊपर टी लगा हुआ। ठीक है, आप समझ जाना, तुमसे ट्रांसपोज की बात कर रहा है। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो, पहले एडिशन कर दो फिर ट्रांसपोज करो दो मैट्रिक्स का, या एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों पे एप्लीकेबल होगा, या फिर पहले ट्रांसपोज कर लो उसके बाद ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात बोला, समझ में आया? पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया फिर ट्रांसपोज किया तो भी वही आंसर आएगा। ट्रांसपोज पहले कर लिया दोनों मैट्रिक्स का, उसके बाद ऐड किया तो भी वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये बस ध्यान रखना, जब भी कभी प्रोडक्ट यानी दो मैट्रिक्स का इनटू करके ट्रांसपोज निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उल्टा रिवर्स ऑर्डर काम करता है, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या ये बात समझ में आ गई? मल्टीप्लीकेशन में एक बात बताना भूल गया था, बताना भूला नहीं था, बताया था शायद, कि ए बी और बी ए ये बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। यानी ऑर्डर बदलोगे तो तुरंत खेल बदल जाएगा। मल्टीप्लीकेशन एडिशन में हो जाता है कि आप ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, दोनों मैट्रिक्स का सम सेम होगा। बट आप ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें ध्यान रखना है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। इसी तरह से आप किसी क्वांटिटी से पहले अंदर मैट्रिक्स में इंटू कर दो फिर ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर उस क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से अंदर इंटू करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद आ जाती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होता है, जब आप ट्रांसपोज निकालोगे ना तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो देखो ये मेरी रो है तो कॉलम बन जाएगी, और ये मेरी दूसरी रो है, ये दूसरा कॉलम बन जाएगी। देखो सेम मैट्रिक्स वापस आ गई। तो जब ट्रांसपोज यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो निगेटिव में आ जाए, यानी वही मैट्रिक्स है। जैसे इन दोनों में फर्क क्या है, सिमेट्रिक में क्या है, सेम मैट्रिक्स वापस मिल गई। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, निगेटिव मिलेगी उस मैट्रिक्स की। जैसे देखो यहां पर इसको अगर हम लोग अदला बदली करें तो ये रो है, ये हो गई कॉलम, ठीक है, और ये दूसरी रो है, ये हो गया तुम्हारा दूसरा कॉलम। अब देखो यहां पर साइन का खेल थोड़ा सा बदल रहा है, तो तुम एक काम करो, माइनस को बाहर ले लो, तो ये तो जीरो ही रहेगा, ये 1 -1 हो जाएगा, और ये -1 1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। क्या तुमने देखा कि वही मैट्रिक्स वापस आ गई कि नहीं? ए, यानी ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ गया। इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की एक और पहचान होती है कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं ये हमेशा 0 होंगे, यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, हर कोई भी मैट्रिक्स अगर तुम्हारे पास ए है तो उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। यानी एक मैट्रिक्स तुमको ए गिवन है, उसमें उसका ट्रांसपोज तुमने ऐड किया, तो जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो हमेशा सिमेट्रिक होगी, यानी उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई? इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को अगर तुम माइनस करोगे तो जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? इसी तरह से हर एक मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो a प्लस ए डैश जब हम करेंगे तो ये क्या है, ये एक तरह की स्क्यू मैट्रिक्स होती है। अभी बताया था a प्लस ए डैश क्या रहती है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक।
तो इन दोनों के एडिशन में वो मैट्रिक्स तुमको वापस मिल जाती है। यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बेसिस पर लिख सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, मैट्रिक्स दे दिया और कहा भाई शो करो इसको कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसमें भी आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं देख लेता हूं इसमें का। बेसिकली तुम मतलब मैं ये कहूंगा कि मैट्रिक्स के लिए एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। अगर किसी ने एनसीईआरटी पर बहुत अच्छे से कमांड कर लिया ना, तो मैट्रिक्स में तो मुझे नहीं लगता गलत होने का कोई चांस है। तो आप प्रीवियस ईयर भी खंगालोगे तो देखोगे वही सब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है। कुछ नया बनाने की जरूरत है नहीं, सीबीएसई वाले बनाते भी नहीं है मैट्रिक्स में। आप बुक अच्छे से रिवाइज करो, उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा और सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन एक दो देख लेता हूं, अगर 2023 में कोई अच्छा क्वेश्चन आया हो। ठीक है, और उसके बाद आए हैं, लेकिन 2023 में जनरली जो तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं वो एमसीक्यूज में ही आए हैं, एक एक नंबर में। 4-6 में तो मुझे कोई बड़ा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 2015 में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि भाई एक्सप्रेस करो मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक बोलो तो मैं ये वाला करा देता हूँ, और बस उसके बाद इसमें कुछ बहुत ज्यादा बचेगा नहीं। तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लो और उसके बाद एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लो, मैट्रिक्स का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे मैं करा देता हूँ। देखो, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी तरह इसको शो करना है। तो एक काम करो, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज में क्या करेंगे? अदला बदली करेंगे। देखो, पहली रो है तो एक कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये हम लोगों ने ए डैश कर लिया। अब उसके बाद एक काम करो, सबसे पहले तुम करो पी। पी हमको कैसे निकालना है? देखो, हाफ ए प्लस ए डैश, ऐसे ही तो हम लोगों ने अभी सीखा था कि हाफ ए प्लस ए डैश हाफ ए माइनस ए डैश कर लेंगे। चलो इसको निकालते हैं। हाफ, देखो ए प्लस ए डैश, पहले ए लिखना फिर प्लस लगा के वो लिखना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं डायरेक्ट करूंगा। देखो, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11, माइनस 6 और 1 कितना हो जाएगा? -5, 7 4 देखो कितना हो जाएगा? 11, 3 3 हो जाएगा 6, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, 1 और -6 हो जाएगा -5, -2 और 5 हो जाएगा 3, 4 और 4 हो जाएगा 8। ये हो गई मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अगर मैं अंदर इंटू कराऊं तो 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 4/2 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ 11/2 हो जाएगा, यहाँ -5/2 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 11/2 हो जाएगा, यहाँ पर 6/2 3, यहाँ पर 3/2, फिर यहाँ पर हो जाएगा -5/2, यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 8/2 यानी 4। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अब अगर आप देखो इसकी अदला बदली कराओगे ना, ये देखो, ये जो P है ना, अगर इसका P डैश आप निकालोगे तो P के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप लिख दोगे हियर वी कैन सी दैट P डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू P, हेंस P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद आप Q, दूसरी मैट्रिक्स ले लो, Q A माइनस ए डैश की तरह। इसको मैंने लेट किया, इसको मैंने लेट किया Q। अब Q के लिए भी क्या है? हाफ A माइनस ए डैश करना है ना, इसमें से इसको माइनस करना है। देखो, 2 में से 2 क्या है यार, डायगोनल एलिमेंट 0 आते हैं, मुझे पता ही है। तो 2 - 2 तो यहाँ पर तो 0 ही आना है। 7 में से 4 जाएगा, देखो 3 आएगा। 1 में से 6 जाएगा, 7 आएगा। 1 में से सॉरी -6 जाएगा। 4 में से देखो 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा? -3। 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 से -5 निकालोगे, -7 आ जाएगा। -6 से देखो 1 निकालोगे, -7 आएगा। 5 से तुम -2 निकालोगे, देखो 7 आएगा। 4 से 4 निकालोगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तुम यहां पर देख सकते हो कि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 हो ही चुके हैं। अब इसमें से अगर तुम -1/2 को अंदर डाल भी देते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, ये -3/2, ये -7/2, और ये 3/2, ये 0, ये 7/2, ये 7/2, -7/2, ये 0। इस तरह से हो जाएगा कि नहीं? अगर इसमें से आप माइनस बाहर निकालोगे तो देखोगे कि क्यू मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब इन दोनों को तुम ऐड कर दो, बस इतना काम तुम्हें करना है। क्यू डैश करोगे, -q के बराबर आ जाएगा, इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या बोल रहा था मैं भाई? ऐड कर देना है, हाँ, इन दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो आप क्या करो, p + q कर दो, यानी हाफ a + a डैश हाफ a - a डैश
आप ऐड करो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नीचे दिखेगा भी नहीं तुम लोगों को, मैं इधर ऐड करके लिख देता हूँ, ठीक है, ये p प्लस क्यू मैं इधर लिखता हूँ, देखो a के बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, देखो 2 में 0 जोड़ोगे 2 आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया। 11/2 में से 3/2, 11/2 मतलब कितना होता है 5.5, 3/2 मतलब 1.5, 5.5 में से 1.5 निकालो 4 आएगा कि नहीं आएगा, देखो -5/2 है, -7/2 है, ये मतलब कितना हो गया 2.5, ये कितना हो गया 3.5, जोड़ोगे आ जाएगा 6, -6 हो गया। 7 यहाँ पे कितना है, हाँ यहाँ पे देखो ये 5.5 है और ये 1.5 है, 5.5 और 1.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये -5/2 है, ये 7/2 है, 7/2 का मतलब 3.5 और ये होता है 2.5, 3.5 में से 2.5 निकालोगे 1 आएगा कि नहीं। इतनी हिंदी तो आती होगी ना, 3.5 2.5, नहीं आता है तो फिर मैथ के हिसाब से कर लेना। इसी तरह से 3 में से 0 जोड़ोगे देखोगे 3 आ जाएगा, 3/2 में -7/2 जोड़ोगे देखोगे -2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऐड करोगे तो ये इन दोनों को ऐड करने पर सेम मैट्रिक्स वापस आ जाएगी और ये शो हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब डिफिकल्ट नहीं होते हैं, टिपिकली वही क्वेश्चंस मैट्रिक्स से नजर आते हैं जो एनसीईआरटी में है। फिर भी इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी मतलब मैट्रिक्स को सॉल्व करने में, पीडीएफ में इसकी बना के डाल दूंगा। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज डालना, मैं टेलीग्राम पे उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसकी मैं पीडीएफ बना के सारे क्वेश्चंस की, जिनके पास बुक्स नहीं है उनके लिए पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे जाके क्वेश्चंस देख लो अच्छे से जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसके बाद सॉल्व कर लो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उधर ही डाल देना मैसेज, टेलीग्राम पे ही डाल देना, मैं वहीं पे सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट्स की भी हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह देखकर एक बार निपटाएंगे, ये खत्म हो जाएगा रिलेशन फंक्शन और वो कर लेंगे, ठीक है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो, रिवीजन बहुत जरूरी है, फॉर्मूला का रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथ्स के सारे फॉर्मूले एक जगह पर इकट्ठा करो, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, ये बिल्कुल फिक्स काम है, रोज का रूटीन है। रात को रिवाइज करके सोना है, सुबह उठते ही सबसे पहले रिवाइज करना है, यानी 15 मिनट ये बिल्कुल फिक्स रखो। कोई भी पेपर हो, फिजिक्स है केमिस्ट्री है कुछ भी है, ये 15-15 मिनट तुमको देने ही देने हैं। अगर तुमने मैथ्स को छोड़ा ये सोच कर कि अभी एग्जाम आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, मेरी मैथ्स प्रिपेयर हो चुकी है और मैं इसको बाद में करूंगा, बाद में रिवाइज करूंगा, तो अगर तुमने ये 18-20 दिन का गैप लिया ना तो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और नुकसान होगा तुमको बहुत ज़्यादा मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है और अगर प्रैक्टिस बीच में छूटी तो गलतियां करोगे तुम। तो इसलिए फॉर्मूला रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो इंटीग्रेशन में यूज़ हुए थे वो फॉर्मूला रोज़ का रोज़ तुमको रिवाइज करना ही करना है। इसी तरह से वेक्टर और 3D पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, वो तुमको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, उसके फॉर्मूला रोज़ लिखने नहीं, अगर तुमको अच्छे से आते हैं तो रोज़ रात को रिवाइज भी कर लोगे तो सफिशियंट रहेगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, मतलब कोई भी दिन कि आज फॉर्मूला रिवाइज नहीं किया या मैथ्स के नाम पे कुछ किया ही नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो थोड़ा और फोकस शिफ्ट करो पढ़ाई पे, टाइम और ज़्यादा बढ़ाओ, नींद थोड़ी सी और कम करो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सको टाइम वो उतना अच्छा है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं क्या करना है।